शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और आज मैं एक बार फिर से शर्लक होम्स की बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं, दी क्रुक्ड मैन। तो आइए इसका हिंदी वर्जन सुनते हैं। कमरे में क्या हुआ। आधी रात को आकर अगर कोई एक डॉक्टर का दरवाजा खटखटाए तो ऐसा शख्स कौन हो सकता है। दरवाजे पर हुई खटखटाहट को सुनकर डॉक्टर वॉटसन के दिमाग में शायद यही सवाल कौंधा होगा। जरूर वो कोई बीमार हो सकता है जिसे कोई इमरजेंसी पड़ गई हो और उसे डॉक्टर का पता भी मालूम हो। डॉक्टर वॉटसन ने दरवाजे की तरफ देखा। आधी रात को इस तरह की हरकतों से अक्सर दिल की धड़कनें भी तेज हो जाया करती हैं। डॉक्टर वॉटसन भले ही फौज से रिटायर थे, लेकिन फिर भी एक इंसान भी थे। इंसान के नेचुरल गुणों में एक घबराहट भी आती है, जो उन्हें भी हुई। अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल करते हुए वो दरवाजे के पास पहुंचे। उन्होंने दरवाजे की सिटकनी हटाई और दरवाजा खोला। सामने खड़े शख्स पर निगाहें जाते ही उनके चेहरे पर अचानक जैसे रौनक आ गई। सामने उसकी दहलीज पर शर्लॉक होम्स खड़ा था। डॉक्टर वॉटसन के मुंह से खुशी भरी किलकारी निकल गई। ये तुम हो शर्लॉक? ओह, तुमने इस तरह हैरान क्यों किया? तुम्हें ऐसे चौंकते देखना चाहता था, इसलिए। चाहे डर से मेरा हार्ट फेल ही हो जाता। हाँ, अगर मैं कोई भूत होता तो। शर्लॉक जोर से हंसा। पर फिलहाल तुम्हें देखकर जितनी खुशी हुई है उससे मेरी उम्र कई साल और बढ़ गई है। लगता तो नहीं। क्या मतलब? अरे भाई, खुशी होती तो अंदर तो आने देते। ओह हाँ हाँ, आओ आओ। डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक को बड़े आदर से भीतर ले गए। रात यकीनन आधी बीत चुकी है, पर उम्मीद करता हूं कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। अगर मास्टर डिटेक्टिव जैसा कोई इंसान आधी रात को मेरे दरवाजे पर आया है तो यकीनन बात कुछ बहुत ही गंभीर और ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें वो मेरी इन्वॉल्वमेंट भी चाहता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर वॉटसन। हम दोनों बहुत लंबे समय से दोस्त हैं और हमारे बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग तो बनती है। वैसे भी केस में तुम्हारा साथ मेरे कॉन्फिडेंस को दुगना कर देता है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ काम करने के लिए मैं खुद भी कितना बेसब्र रहता हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं खुद भी जासूस क्यों नहीं हूँ। डॉक्टर वॉटसन ने जोरदार ठहाका लगाया। दोनों सोफे पर बैठ गए। शर्लॉक ने आगे कहा, केस कुछ ट्रिकी है। मामला एक खून का है, लेकिन खून कैसे हुआ, किसने किया, ये अभी समझ से बाहर है। हुआ क्या है? मतलब केस क्या है? हाँ, लेकिन तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं। और तुम्हें यह देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। शर्लॉक ने अपना पाइप बाहर निकाला और कुछ कहने से पहले उसे सुलगाया। मामला एल्डर शॉर्ट में हुई कर्नल बार्कले की रहस्यमय मौत का है। वो ब्रिटिश आर्मी रॉयल मंस्टर्स की रेजिमेंट में कर्नल था। फिलहाल एल्डर स्ट्रीट में उनका कैंप लगा था, लेकिन वो खुद एक कमांडिंग ऑफिसर की हैसियत से वहां से कुछ दूर अपने बंगले में ही रहता था। शर्लॉक ने धुआं उगलते हुए कहा, उसकी काबिलियत की तारीफ करनी होगी कि आर्मी ज्वाइन करने के बाद वो बहुत जल्द ही तरक्की करते हुए एक साधारण सैनिक से कर्नल के पद पर जा पहुंचा। उसकी शादी एक सर्जेंट की बेटी से हुई जिसका नाम है मिस नैन्सी डिवॉय। शादी के बाद पति पत्नी में हालांकि कोई इशू नहीं था, लेकिन उन्हें जानने वालों को अक्सर दबी जुबान में ये कहते हुए पाया गया था कि दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे। दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ कहीं आते जाते नहीं थे। प्रॉब्लम कर्नल बार्कले की तरफ से नहीं थी, शायद उनकी पत्नी की तरफ से थी। कर्नल अपनी पत्नी को वैसे ही चाहता था जैसे नॉर्मली दूसरे पति अपनी पत्नियों को चाहते हैं, लेकिन नैन्सी को अगर कहीं बाहर आना जाना होता था तो वो अकेले ही आती जाती थी। ये सब मुझे उसकी घोड़ा गाड़ी के ड्राइवर और उसकी दोनों नौकरानियों से पता चला, जो कि उनके साथ काफ़ी लंबे समय तक काम करते रहे थे। नैन्सी अक्सर चर्च के कामों में हिस्सा लेने के लिए वहां जाती थी। वहां भी वो कभी अपने पति के साथ नहीं जाती थी। वहां वह अपने साथ अपनी एक पड़ोसन दोस्त को ले जाती थी। उसकी उस पड़ोसन दोस्त का नाम है मॉरिसन। चर्च की ऐसी मीटिंग रात 8 बजे से शुरू होकर लगभग 1 घंटे चलती थी। ये सिलसिला कई महीनों से बदस्तूर जारी था, लेकिन पिछले हफ्ते ही वो मनहूस घटना घट गई जब नैन्सी चर्च के बाद अपने घर पहुंची। उस वक्त रात के 9:30 बजे थे। वो बहुत परेशान दिख रही थी। उसने अपनी मेड सर्वेंट को एक कप चाय लाने को कहा।
ऐसा कभी नहीं हुआ था कि चर्च से लौटने के बाद नैन्सी ने कभी इस तरह की फरमाइश की हो। इसे सुनकर तो मेड को भी अजीब लगा, लेकिन जब नैन्सी ऐसा चाहती थी तो नौकरानी ने उसे चाय दी। उसी वक्त कर्नल बार्कले भी वहां उसके पास पहुंचा। दरवाजा भीतर से बंद कर लिया गया। दोनों में बातें होने लगी। इन बातों में उस नौकरानी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि पति पत्नी कुछ भी बातें कर सकते थे। लेकिन उस समय नौकरानी के कान उधर लग गए जब पति पत्नी की वो बातचीत तेज आवाजों में बदल गई। आवाजें फिर चीख चिल्लाहटों में बदलने लगी तो उसे मामला पेचीदा लगने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने अपने साथी मेड और गाड़ीवान को बताया। तीनों वहां पहुंचे और तीनों ने ही दरवाजा खोलने की कोशिशें की। अंदर पति पत्नी में कोई बहस छिड़ी थी। दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जो कुछ उन्होंने सुना वो इस तरह के शब्द थे। नैन्सी कर्नल पर चिल्ला रही थी, तुम स्वार्थी और मतलबी इंसान हो। तुम्हारे पास दिल नहीं है। तुम्हें किसी की भावनाओं की कद्र नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। मुझे मेरी जिंदगी लौटा दो। इसके बाद उन्होंने कर्नल की तेज चीख सुनी। अंदर क्या हुआ क्या नहीं ये कोई नहीं जानता था, लेकिन चीख के साथ ही अंदर से किसी भारी चीज गिरने की तेज आवाज गूंजी। गिरने वाली वो चीज क्या थी ये कहना मुश्किल था। इसके बाद अंदर गहरा सन्नाटा छा गया। भयानक चुप्पी। तीनों को किसी गड़बड़ होने का अंदेशा हो चुका था, लेकिन करते क्या। दरवाजा अंदर से जो बंद था। तभी कोच को याद आया कि वो कमरे की खिड़की से भीतर जा सकता है। कोच भागकर उस रास्ते से भीतर गया और अंदर का सीन देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी सारी नसों में अनोखा सा तनाव पैदा हो गया। 7 पुश्तें जैसे एक साथ कांप गईं। सामने उसके मालिक कर्नल बार्कले की लाश पड़ी थी। उसके सिर पर एक गहरा घाव था जिससे खून निकलकर तालाब सा बनाते हुए बह रहा था। मजे की बात यह थी कि नैन्सी भी उसके पास बेहोश पड़ी थी। बाहर से दोनों नौकरानियां दरवाजा खोलने के लिए चिल्ला रही थीं। कोच ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका ऑटोमेटिक लॉक बंद था। कोच ने चाबी ढूंढने की कोशिश की ताकि ताला खोल सके, लेकिन लाख ढूंढने पर भी उससे चाबी वहां नहीं मिली। कमाल है, दोनों में से एक ने तो ताला लगाया होगा, फिर वो चाबी कहाँ गई? वो बड़बड़ाया। वो पहले ही घबराया हुआ था। उसने बाहर आकर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस के आने पर एक कारपेंटर को बुलाया गया जिसने दरवाजे के बोल्ट अलग करके उसे खोला, और तब पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर सकी। पुलिस भी इस मामले को देखकर चकरा गई कि आखिर कर्नल की मौत हुई किस तरह। मामला आर्मी के ऑफिसर की मौत का था, इसलिए आर्मी के हेडक्वार्टर भी सूचना दी गई। मेजर मर्फी ने इस पेचीदा मामले को सुलझाने के लिए मेरे नाम की सिफारिश की। मैंने केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मैंने पाया कि कर्नल बहुत डरा हुआ था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। लेकिन एक फौजी आदमी इस तरह भला किससे डरने लगा? ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। यानी मरने से पहले उसने जरूर कुछ ऐसा देखा था जिसने उसे बहुत डरा दिया था। वो कुछ कातिल भी हो सकता है जिसे उसने अपने बहुत पास देखा हो, या इस हालत में देखा हो कि अब वो उसका मुकाबला तक करने की पोजीशन में ना रहा हो। उसे लगा हो सकता है कि अब उसकी मौत सिर पर है। इस ख्याल से तो कोई सूरमा भी डर सकता है। नौकरों से बातचीत करने के बाद मैंने भी कमरे में चाबी ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो मुझे नहीं मिली। चाबी का वहां न मिलना वाकई शक और हैरत पैदा करने वाला था। मैंने उसके पड़ोसन दोस्त मॉरिसन से भी पूछताछ की, लेकिन उसने भी कत्ल से जुड़ी कुछ खास जानकारी मुझे नहीं दी। नैन्सी पुलिस के शक के दायरे में थी, लेकिन पुलिस इस बात का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी कि अगर उसी ने कर्नल को मारा है तो वो फिर खुद बेहोश कैसे हो गई। मैंने अपना ध्यान फिर से कर्नल की दोनों नौकरानियों और उसके कोच पर किया। तब उनमें से एक नौकरानी ने दिमाग पर जोर डालते हुए मुझे बताया कि दोनों जब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे तो उसने नैन्सी के मुंह से एक नाम सुना था, डेविड। डेविड मारे गए कर्नल का शुरू नाम भी तो हो सकता है, जैसे डेविड बार्कले। डॉक्टर वॉटसन ने शर्लॉक को टोकते हुए कहा। शर्लॉक ने देखा कि उसका पाइप बुझ चुका है। उसने उसे फिर से जलाया, फिर आगे बोला, ऐसा नहीं है, कर्नल का पूरा नाम जेम्स बार्कले है। ओह खैर,
फिर क्या हुआ? फिर नैन्सी को अस्पताल भेज दिया गया और कर्नल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए। इस केस में कोई दम नहीं लगता, डॉक्टर वॉटसन ने अपना विचार रखते हुए कहा। साफ पता चल रहा है कि नैन्सी सबको मूर्ख बना रही है। कमरे में सिर्फ वो और कर्नल थे। उसी ने कर्नल के सिर पर किसी भारी चीज से वार करके उसकी हत्या की और फिर हत्या के आरोप से बचने के लिए बेहोश होने का नाटक किया। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसी ने ही कमरे की चाबी भी गुम की। अगर ऐसा होता तो चाबी मुझे कमरे के भीतर ही कहीं पर जरूर मिलती। मैंने हर कोना छान मारा, लेकिन चाबी मुझे नहीं मिली। ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है कि चाबी अब बाद में कमरे में ही मिल जाए। कभी कभी हम चीजों के बहुत करीब होते हुए भी उन तक नहीं पहुंच पाते। नैन्सी पर मेरे शक न करने की एक वजह और भी है। डॉक्टर वॉटसन ने प्रश्नपूर्ण निगाहों से उसकी तरफ देखा। शर्लॉक ने कहा, वो वजह है खिड़की के बाहर किसी इंसान के फुटप्रिंट। यानी एक इंसान और भी वहां हो सकता था? हाँ, जिस कमरे में खून हुआ उस कमरे की दीवारों को म्यूजियम जैसा बनाया गया था। शायद कर्नल को कुछ एंटीक चीजें जमा करने का शौक रहा हो, जैसे तलवारें, पुराने चाकू, बर्छे, ढालें, गदा। मेरी कहानी के हिसाब से कोई ऐसा था जो कमरे के बाहर मौजूद रहकर उनकी बातें सुन रहा था। खिड़की के रास्ते वो भीतर घुसा होगा। उसी ने मौका देखकर कर्नल के उन्हीं एंटीक जमा किए गए हथियारों में से किसी एक भारी हथियार को उठाकर उसका वार कर्नल पर किया, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। वो हौलनाक दृश्य देखकर नैन्सी अपने होश व हवास कायम न रख पाई और बेहोश हो गई। उसके बाद हत्यारा कमरे से भागने की फिराक में रहा होगा, लेकिन कत्ल के बाद अक्सर हत्यारे को खुद को बचाना भी होता है। उसने कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा। दरवाजे की चाबी उस वक्त अंदर से दरवाजे में ही लगी होनी चाहिए थी। उसने चाबी को घुमाकर ताला खोलना चाहा होगा, लेकिन तभी बाहर शोर सुनकर नौकर इकट्ठा हो गए। उनकी वहां मौजूदगी को देखते हुए वो घबरा गया। हालांकि दरवाजा अंदर से बंद ही था, फिर भी उसे लगा कि कहीं वो लोग दूसरी चाबी से दरवाजा ना खोल लें। इस डर से उसने चाबी को वहां से निकाल लिया और खिड़की के रास्ते ही वहां से भाग निकला। चाबी भी वो अपने साथ ही ले गया। कहानी इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग किरदार और भी है। अरे भला वो कौन है? ये इंटरेस्टिंग किरदार एक छोटा चूहे जैसा पैने पंजों वाला एक जानवर हो सकता है। इसका पता कैसे चला? क्या चूहे जैसा जानवर भी वहां अपने कदमों के निशान छोड़ गया था? डॉक्टर वॉटसन ने जैसे मजाक सा किया। हाँ, इसमें मजाक की बात नहीं है। जानवर भी अपने निशान छोड़ते हैं। ये देखो। कहते हुए शर्लॉक ने जेब से एक फोल्ड किया हुआ कागज निकाला। उसे खोला। उस पर कुछ छोटे पंजों के निशान बने थे। डॉक्टर वॉटसन हैरानी से उन्हें देख रहा था। उसने कहा, लेकिन इसमें हैरानी की क्या बात है? बाहर गार्डन में तो ऐसे जानवर घूमते हो सकते हैं। जरूर घूमते हो सकते हैं, लेकिन ठीक ऐसे ही निशान मुझे कर्नल के कमरे की उस दीवार पर लटके हुए पर्दे से मिले जहां उसका कत्ल हुआ। और ये कोइंसिडेंट नहीं है। बंद खिड़कियों से ऐसे जानवर भीतर नहीं आ सकते। इसका मतलब साफ है कि वो जानवर उस हत्यारे के साथ ही अंदर आया हो सकता है, या फिर क्या पता वो उसके साथ ही हो। अभी हमें यह भी पता नहीं है कि नैन्सी चर्च से लौटते वक्त अचानक अपसेट कैसे हो गई थी। चर्च से वापस लौटते वक्त उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? मुझे हैरानी है कि उसकी पड़ोसन दोस्त से भी तुम्हें कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई, जबकि वो तो उसके साथ रोजाना चर्च आती जाती थी। मैं दोबारा मॉरिसन से मिला। मैंने सारी सिचुएशन गंभीरता से बताई उसे। मैंने उसे बताया कि उसकी चुप्पी नैन्सी को खतरे में डाल सकती थी। अभी तक के हालातों के मद्देनजर कानून उसे ही कातिल समझ रहा था। तब उसने मुझे कुछ नई बातें बताईं। उसने मुझे बताया कि चर्च से लौटते वक्त हम लोग अक्सर हडसन स्ट्रीट से गुजरते थे, जो ज़्यादातर सुनसान रहती है। कत्ल वाली रात भी हम वहां से गुजरे। अचानक एक आदमी नैन्सी के सामने आ गया। वो अधेड़ उम्र का था। उसने पुराने गंदे से चमकदार कपड़े पहने थे, जैसे गलियों फुटपाथों पर अक्सर हाथ की सफाई के खेल दिखाने वाले जादूगर पहना करते हैं। नैन्सी को देखकर उसके मुंह से हैरानी के साथ निकला, ओह नैन्सी, ये तुम हो? ओह, मुझे भरोसा नहीं होता। नैन्सी उसे अचानक पहचान नहीं पाई, लेकिन जल्द ही वो उसे पहचान गई। हेनरी, ओह नो, व्हाट अ सरप्राइज।
पर तुम तो 30 साल पहले मारे जा चुके थे। जल्द ही नैन्सी को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ और वो हेनरी को एक तरफ ले गई जहां से अब मैं उनकी बातें नहीं सुन सकती थी। वो कुछ देर तक न जाने क्या बातें करते रहे। फिर जब नैन्सी उससे अलग हुई तो वो आदमी जो भी था नैन्सी से गुस्सा नजर आया। उसने मेरी तरफ आती हुई नैन्सी को चेतावनी के अंदाज में गुस्से में मुक्का दिखाया। बस इससे ज्यादा वो इसके बारे में कुछ ना बता सकी क्योंकि नैन्सी ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। तो फिर मॉरिसन ने ये बातें तुमसे पहले क्यों छुपाई? उसका कहना है कि खुद नैन्सी ने ही मुझे ये सब बातें किसी दूसरे से कहने को मना किया था। तो क्या ये वही इंसान हो सकता है जो कर्नल के कमरे में छुपा हुआ था और उसी ने कर्नल की हत्या की है? अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास पक्के सबूत नहीं हैं। अगर वो आदमी गलियों फुटपाथों पर कोई हाथ की सफाई दिखाने वाला है तो आसपास जरूर मिल सकता होगा। उस आदमी के बारे में जानने की कोशिश तो तुमने जरूर की होगी। हाँ की। मुझे पता चला कि वो हडसन स्ट्रीट पर किराए के मकान में रहता है। मैंने उसकी मकान मालकिन से पता किया तो उसने मुझे उसके बारे में काफ़ी जानकारी दी। उसने बताया कि वो उसके मकान में पिछले 1 हफ्ते से रह रहा है। वो रातों को गलियों में तमाशे दिखाकर पैसा कमाता है और अपनी रोजी रोटी चलाता है। इस पर मैंने चौंक कर उसे उस छोटे चूहे जैसे जानवर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि हाँ, उसके पास एक ऐसा जानवर भी है जो हर वक्त उसके पास ही रहता है। वो उससे भी खेल दिखाता है। उस वक्त वो बाजीगर घर पर नहीं था, लेकिन इस केस को सॉल्व करने के लिए हमारा कल सुबह उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलने के लिए तैयार हो? कमाल है, ये केस तो तुम लगभग सॉल्व ही कर चुके हो, तो तुम्हें इसमें मेरी क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है। जब मैं उससे पूछताछ कर रहा हूँगा तो उसकी बातों की सच्चाई के लिए किसी एक आदमी या ये कह लो वॉटसन की एक विटनेस का मेरे साथ रहना वहाँ बहुत ज़रूरी है। ओके। डॉक्टर वॉटसन इनकार कैसे कर सकते थे? अगले दिन दोनों एक ट्रेन से पहले एल्डर स्ट्रीट और फिर वहाँ से हडसन स्ट्रीट पहुँचे। बाजीगर घर पर ही था। दोनों तूफानी झोंके के तरह भीतर घुसे। उन्हें इस तरह भीतर घुसा देखकर बाजीगर चौंका। अरे, कौन हो तुम दोनों और इस तरह मेरे घर में घुसाने का क्या मतलब है? शर्लक ने आते ही उसके घर की छानबीन शुरू कर दी। उसकी तेज निगाहें कैमरे की तरह चारों तरफ मुआयना करते हुए घूम रही थी। शर्लॉक ने आराम से कहा, रिलैक्स मिस्टर हेनरी, मुझे जासूस शर्लॉक होम्स कहते हैं। ये मेरे साथी डॉक्टर वॉटसन हैं। हम तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। मैं तुम्हें जानता भी नहीं और तुमसे बातें क्यों करूं? हमें नहीं जानते, लेकिन कर्नल बर्कले और मिस नैन्सी को तो जरूर जानते होगे। ये सुनते ही उसके चेहरे पर कई रंग आए और चले गए। उसके कत्ल से मेरा क्या मतलब? लेकिन हमने तो ये नहीं बताया कि उसका कत्ल हो चुका है। वो बौखलाया। मैंने पेपर्स में पढ़ा था। तुम वो आखिरी इंसान हो जिसने आखिरी बार कर्नल को देखा। तुम्हारा शहर में आना, दुनिया से उसका जाना था। मेरा उससे कोई मतलब नहीं था। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। उसने पीठ घुमा ली। ये बात तुम मुझसे नजरें मिलाकर नहीं बता सकते? चले जाओ यहां से। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन नैन्सी भी जेल जाएगी। कर्नल के कत्ल का इल्जाम उसी पर है। सिर्फ तुम जानते हो कि कत्ल उसने नहीं किया। हाँ, मैं जानता हूं वो ऐसा नहीं कर सकती। वो तो। हाँ, कहो कि वो तो एक चींटी तक नहीं मार सकती। वो भौचक्का सा खड़ा शर्लॉक का मुंह ताक रहा था। कहो कि तुम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। कहो कि तुम उसे बरसों पहले से जानते हो। ये सब क्या बकवास है? तो फिर कर्नल के उस रूम की चाबी तुम्हारे घर में क्या कर रही है जहां उसका कत्ल हुआ? कैसे आई ये चाबी यहां? शर्लॉक ने टेबल पर पड़ी उस चाबी को उठाकर उसे दिखाते हुए कहा। उसके पसीने बहने लगे। उसकी घबराहट बढ़ गई। शर्लॉक ने आगे कहा, क्या इस चाबी को तुम ही उठाकर नहीं लाए थे? हाँ हाँ। तो अब साफ साफ बताओ कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था? कमरे में हुआ क्या था? उसने हथियार डालते हुए कहा। ये बहुत लंबी दास्तान है जिसकी शुरुआत 30 साल पहले हुई थी। मैं और कर्नल दोनों फौज में थे। बाकले फौज में सार्जेंट था। नैन्सी से मेरी मुलाकात थी। मुझे जादू के खेल दिखाने का शौक था। जादू बस हाथ की सफाई ही थी। नैन्सी इस खेल को देखकर अचंभित हो जाती थी। मैं उसे पसंद करता था। मैं खूबसूरत नौजवान था। नैन्सी भी मुझे पसंद करती थी।
हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन उसके पापा नहीं चाहते थे, वो कुछ और चाहते थे। अपनी बेटी के लिए उनके दिमाग में कोई और था। उन्होंने बार्कले को अपने दामाद के रूप में चुन रखा था। बार्कले हम दोनों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। वो हमारे प्रेम को जानता था। वो इसे पसंद नहीं करता था क्योंकि वो भी नैन्सी को पसंद करता था। वो मुझसे चिढ़ता था। ये उन दिनों की बात है जब हमारी रेजिमेंट भारत के दौरे पर थी। मुझे अपनी रेजिमेंट को लेकर भुर्ती नाम की एक जगह पर पहुंचना था, लेकिन साथ ही मुझे पता चला कि उस रास्ते पर क्रांतिकारियों के दल से हमारी मुठभेड़ हो सकती थी। मैं भी उनसे उलझना नहीं चाहता था। मैं अपने चीफ को इस बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, लेकिन बार्कले ने मुझे रोक लिया। उसने मुझे बताया कि वो इंडिया के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। उसने मुझे एक सेफ रास्ता बताया जिससे कि मैं अपनी रेजिमेंट के साथ बिना क्रांतिकारियों से टकराए अपनी जगह पर पहुंच सकता था। उसने मुझे एक नक्शा दिया। मैं उस पर भरोसा करके निकल पड़ा, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि बार्कले मेरे साथ दुश्मनी निभा रहा है। मैं नहीं जानता था कि वो इस तरह से अपने और नैन्सी का रास्ता साफ कर रहा है। काश मैं उसकी मक्कारी को समय रहते जान पाता। मैं उसके जाल में फंस चुका था। उस रास्ते पर मुझे पकड़ लिया गया। मुझे बेहद टॉर्चर किया गया। मैंने यातनाएं भुगती, नर्क भुगता, भूखा रहा। नैन्सी के प्यार की तड़प मुझे बेचैन करती रही। मैं उसके पास जाना चाहता था, लेकिन मैं तड़प कर रह गया। मैं बार्कले को कोसता रहा। फिर वहां से मुझे नेपाल ले जाया गया। वहां कुछ कबीलाई लोगों ने लूटपाट के इरादे से हमारे कैंप पर हमला कर दिया। वो मुझे बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने मेरे साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया। मुझे खेती बाड़ी के काम पर लगा दिया गया। वहां से एक दिन मौका देखकर मैं भाग निकला। मेरे पास कुछ पैसे थे जिनकी मदद से मैं वापस इंग्लैंड आने में कामयाब हो गया। हालांकि ये मेरी अपनी जगह थी, लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे ठुकरा दिया। गुजर बसर के लिए मैंने बाजीगरी का काम शुरू कर दिया। और तब एक दिन तुम रास्ता चलते नैन्सी से टकरा गए। हाँ, मैं उसे देखकर भावुक हो उठा। मैं उसे भूल नहीं पाया था। ये कहना सही होगा कि उसी का प्यार था जिसने मुझे इतने नर्क भुगतने के बाद भी जिंदा रखा। लेकिन उसने मुझे बताया कि उसकी मौत की खबर मिली थी। फिर भी उसने उसका बहुत इंतज़ार करने के बाद ही आखिर बार्कले से शादी कर ली। मैंने उसे बार्कले की कमीनगी और धोखेबाजी की दास्तान सुनाई, जिसे सुनकर उसे भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। मैंने उसे लौट आने को कहा, लेकिन उसने बताया कि अब जो भी हो, अब वो कर्नल बार्कले की पत्नी है। 30 साल बाद उसका लौटना नामुमकिन था। इस पर मैं गुस्सा हो गया। वो चली गई थी, लेकिन मैंने उसका पीछा किया। मैं उसके घर तक जा पहुंचा। मैंने देखा वो आपस में लड़ रहे हैं। बार्कले ने मुझे खिड़की से देख लिया। मुझे देखते ही उसके होश उड़ गए। उसकी हालत ऐसे हो गई जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो। वो सदमे में चला गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अचानक वो गिरा और उसका सिर जोर से टेबल के कोने से टकराया, जिससे उसका सिर फट गया। शायद वो तुरंत मर गया था। उसकी वैसी हालत देखकर नैन्सी घबरा गई। उसे गश आया। वो भी गिर पड़ी। मैं तुरंत अंदर आया। कर्नल मर चुका था। नैन्सी को इस हालत में देखकर मैं भी घबरा गया। मैं ये नहीं देख सका कि वो जिंदा भी था या नहीं। मैंने दरवाजे से बाहर निकलना चाहा। मैंने चाबी को घुमाने की कोशिश ही की थी कि बाहर दरवाजे पर खड़े नौकर चीख चीख कर दरवाज़ा थपथपाने लगे। मुझे लगा कि ऐसे में अगर मैं बाहर निकला तो मुझे ही हत्यारा समझ लिया जाएगा। मैंने कमरे की चाबी निकाल ली और भागने लगा, लेकिन उसी वक्त मेरी जेब से मेरा पालतू नेवला बाहर निकल भागा। वो पर्दे पर चढ़ गया। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता था। वो मेरी रोजी रोटी का साधन था। वो तभी मेरी जेब से निकल भागा था जब मैं गार्डन में खिड़की के पीछे छुपा हुआ उन दोनों का झगड़ा देख रहा था। मैंने पर्दे के पास जाकर उसे पकड़ा और खिड़की के रास्ते ही भाग निकला। तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने भी कर्नल को नहीं मारा? हाँ, उसे नैन्सी ने भी नहीं मारा। वो अपने आप मारा गया। उसे उसके कर्मों की सज़ा भगवान ने खुद दे दी। वो एक्सीडेंटली मारा गया है। मैं उस वक्त वहाँ था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैं इस सच को जानता था क्योंकि मैंने टेबल के कोने पर लगे खून के धब्बों को देखा था। टेबल का कोना थोड़ा मुड़ गया था। ऐसा तभी पॉसिबल था जब कोई ज़ोरदार तरीके से
उस पर आकर टकराए या उसका सिर बलपूर्वक जोर से टेबल से टकरा दे। नैन्सी ऐसा नहीं कर सकती थी, और कर्नल के मुकाबले तुम्हारे शरीर की ताकत भी कमजोर थी। तुम बूढ़े भी हो गए हो, लेकिन मैं इस सच को तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। दोनों बाहर निकल गए। शर्लक डॉक्टर वॉटसन के साथ मेजर मर्फी के पास पहुंचा। शर्लक ने उसे सारी दास्तान सुनाई। मेजर ने उससे कहा, शर्लक होम्स, कर्नल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। उसमें उसकी मौत का कारण सिर की चोट नहीं बताया गया। दरअसल कर्नल बार्कले की मौत डर से हार्ट फेल हो जाने के वजह से हुई। शर्लक मुस्कुराया। वॉटसन भी मुस्कुराए। मेजर ने उनके आने का शुक्रिया अदा किया। दोनों मेजर से इजाजत लेकर वापस लौट पड़े। ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए डॉक्टर वॉटसन ने पूछा, इस केस में एक रहस्य अनसुलझा रह गया। शायद तुम डेविड के बारे में सोच रहे हो। एग्जैक्टली। दरअसल जब नैन्सी अपने पति से बहस कर रही थी तो उसके नौकरों ने उसके मुंह से उसका नाम सुना था। डेविड वास्तव में उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा ना होकर बाइबल का एक पात्र है। बाइबल की एक कहानी में डेविड का वही रोल है जो कर्नल ने नैन्सी और हेनरी की कहानी के बीच में निभाया। बहस करते हुए वो कर्नल बार्कले की तुलना डेविड से कर रही थी। कमाल है। कमाल? हाँ, तुम्हारे पास एक एक बात का जवाब है। पेचीदा से पेचीदा केस की इन्वेस्टिगेशन भी ऐसे ही एक एक सवालों के जवाबों पर टिकी होती है। एक सवाल का जवाब भी ना मिले तो समझो कहीं कुछ गड़बड़ छूट गई है। छूटे हुए एक सवाल का सही जवाब भी सही मुजरिम को तुम्हारे सामने ला खड़ा करता है। इसी तरह छूटा हुआ एक भी सवाल जिसका जवाब ना मिला हो किसी निर्दोष के गले में फांसी का फंदा डाल सकता है। और तुम जानते थे कि यह सवाल मैं तुमसे जरूर करने वाला हूं। हाँ, सचमुच तुम मास्टर डिटेक्टिव हो। दोनों ट्रेन में आ बैठे। तो ये थी शर्लक होम्स की छोटी मगर दिलचस्प कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो आगे शेयर भी कर दीजिए। तो मिलता हूँ किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और आखिर तक सुनने के लिए सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।